अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। उन दिनों न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई और वजूद भी मौजूद रहता है। अक्सर औकात मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मोटरसाइकिल पर मेरे पीछे खुशबुओं में रचा बसा कोई मेरे वजूद से चिपका बैठा है। मैं घबरा कर पीछे देखता लेकिन किसी को मौजूद ना पाता। रात को बिस्तर में ऐसा महसूस होता जैसे मेरे साथ कोई और भी मौजूद हो। बेहद मसरूफियात की बदौलत मैं उन बातों की जानिब ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका। मसरूफियत की वजह बयान करने से पहले मैं अपना मुख्तसर तारुफ बयान कर दूं। मेरा नाम इमरान अहमद है। मकामी अखबार में फोटोग्राफर की हैसियत से काम करने के अलावा लिखने लिखाने से भी शगफ रखता हूँ। अखबारों में मेरे आर्टिकल, मुख्तलिफ डाइजेस्टों में मेरी कहानियाँ छपती रहती हैं। मैं आज तक इस नतीजे पर नहीं पहुँच सका कि आया मैं अच्छा फोटोग्राफर हूँ या अच्छा राइटर। फोटोग्राफी के हवाले से भी दाद वसूल कर चुका हूँ और राइटर की हैसियत से भी काफ़ी पसंद किया जाता हूँ। राइटर या आर्टिस्ट बेहद हसास, रहमदिल और साफ सुथरी तबीयत के मालिक होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से कोई भी खूबी मुझ में नहीं पाई जाती। मैं तबीयतन आज़ाद और अयाश वाक़या हुआ हूँ। तमाम आमदनी लड़कियों और शराब वगैरह पर उड़ा देने में फ़ख्र महसूस करता हूँ। लापरवाही और आज़ाद फितरत मेरे खून में रची बसी है। 2 कमरों के छोटे और गंदे फ्लैट में बिल्कुल तन्हा रहता हूँ। किराए के इस फ्लैट के अलावा 6 सिलेंडर की महंगी और हैवी मोटरसाइकिल मेरी वाहिद मलकियत है। देखने में काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट लगने के अलावा चेहरे पर लगी नाजुक और नफीस फ्रेम की ऐनक की बदौलत काफ़ी पढ़ा लिखा दिखाई देता हूँ, जबकि इसमें भी दिखाई देने के अलावा कोई हकीकत मौजूद नहीं है। BA 3rd डिवीज़न में पास करने के बाद मैंने तालीम को खैरबाद कह दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो फोटोग्राफी और लिखने लिखाने में सर्फ कर दी। बहरहाल बात हो रही थी उन दिनों की मसरूफियत की। मौसम में बहार के अवाइल में मुल्की सतह पर फोटोग्राफी के बड़े पैमाने पर नुमाइश होने वाली थी। पहला इनाम 50,000 रुपये था। मैं शबाब और शराब पर बेधड़क पैसा खर्च करने की बदौलत भारी कर्जे के बोझ तले दबा हुआ था। ये कर्जा मेरे गले का फंदा बना महसूस हो रहा था। अगर मैं पहला इनाम हासिल करने में कामयाब हो जाता तो इन तमाम कर्जों से निजात हासिल कर सकता था। इसलिए उन दिनों में फोटोग्राफी पर आम दिनों से ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ये ऐसी ही एक सुरमई शाम का वाक़या है। मैं तमाम दिन फोटोग्राफी के बाद अपनी 4 अदद रीलों के साथ थका हारा फ्लैट में दाखिल हुआ। मुंह हाथ धोकर मैंने कमरे के साथ बने डार्क रूम का रुख किया। कुछ देर बाद तमाम तस्वीरें धुली हुई मेरे सामने मौजूद थीं, जबकि अपने चश्मे को अच्छी तरह साफ करने के बाद मैं उनका बगौर मुआयना कर रहा था। मेरे चेहरे पर बेचैनी के तासुरात नुमायां थे। मैं अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं था। तस्वीरों का रिजल्ट मेरी तवक्को और मेयार पर पूरा उतरता नहीं नजर आता था। अचानक मेरी नज़र मेज़ के कोने पर रखी हुई खूबसूरत और हसीन लड़की की तस्वीर पर पड़ी। ये तस्वीर कहाँ से आ गई? बुड़बुड़ाते हुए मैंने तस्वीर उठा ली। मूसलाधार बारिश में खड़ी हुई लड़की सफ़ेद कपड़ों में आसमान से उतरी हुई हूर दिखाई दे रही थी। नेशनल सफारी पार्क में खींची इस तस्वीर में बारिश के कतरे तक साफ दिखाई दे रहे थे। बिलाशुबा फोटोग्राफी का आला और खूबसूरत नमूना उस वक्त मेरे हाथ में मौजूद था। ये हकीकत थी कि जिसने भी ये फ़ोटो खींची थी वो ज़रूर कोई बड़ा फोटोग्राफर रहा होगा। लेकिन मैं तो ये सोच रहा था कि आखिर ये फ़ोटो मेरे कमरे में कहाँ से आई। मैं नेशनल सफारी पार्क ज़रूर गया था, मैंने वहाँ तस्वीरें भी खींची थी, लेकिन किसी लड़की की तस्वीर हरगिज़ नहीं खींची थी। और फिर उस दिन बारिश भी नहीं हुई थी। मतला साफ था, बल्कि चमकदार और रोशन दिन मेरी फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल मौजू था। फिर ये तस्वीर कहाँ से टपक पड़ी? कुछ सोचकर मैंने डार्क रूम की जानिब चल दिया। डार्क रूम में तस्वीरों के नेगेटिव वैसे भी मौजूद थे। मैंने नेगेटिव्स उठाए और उस लड़की की तस्वीर तलाश करने लगा। तीसरी फिल्म के आखिर में उस तस्वीर का नेगेटिव मौजूद था। अब तो मुझे तमाम कमरा घूमता महसूस होने लगा। मामला कुछ पुरस्रार मालूम हो रहा था। बहरहाल अपनी लापरवाह फितरत के हाथों मजबूर होकर मैंने इस मामले पर ज़्यादा सर खपाना मुनासिब नहीं समझा और कपड़े बदल कर बिस्तर में जा घुसा। थोड़ी देर के बाद मैं ख्वाबों की दुनिया में उस हसीन दोशीज़ा के साथ हवाओं में उड़ता फिर रहा था। 1-2 दिन ही में उस वाक़या को भूल गया। तमाम दिन फोटोग्राफी और आवारागर्दी करने के बाद मैंने अपनी 6 सिलेंडर वाली मोटरसाइकिल का रुख उजड़े हुए बोसीदा पार्क की जानिब कर दिया।
मोटरसाइकिल एक जानिब खड़ी करके जब मैं पार्क में दाखिल हुआ तो इर्द गिर्द मोहल्ले के लड़के लड़कियों ने पार्क को सर पर उठा रखा था। मैं एक साइड पर नस्ब बेंच पर बैठकर उन्हें दिलचस्पी से देखने लगा। आपने बचपन में ये जरूर खेल खेला होगा, एक लड़की बाग में बैठी रो रही थी और उसका साथी कोई नहीं है, जिसको लेना है ले लो, और फिर बच्चों का जम्मे खबीर उस अकेली रोती हुई लड़की पर टूट पड़ता है। हर कोई उसे अपनाने की कोशिश करता है। कुछ ऐसी सिचुएशन उस वक्त बाग में भी थी। तमाम लड़के और लड़कियां उस वक्त रोती हुई लड़की को अपनाने के चक्कर में शोर मचाते साफ दिखाई दे रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए बाग का जायजा लिया। बच्चों के अलावा मेरे बेंच से दूर दूसरे बेंच पर एक लड़की अपना सर घुटनों में दिए बैठी थी। उसकी हिचकियों की आवाज़ मुझे उतनी दूर से साफ सुनाई दे रही थी। मैं अपनी बेंच से उठा और उस लड़की के बेंच की जानिब चल दिया। बच्चे भी खेल छोड़कर मेरे साथ उस लड़की की जानिब चल पड़े। लड़की के पास पहुंचकर मैंने उसे मुखातिब करते हुए पूछा, माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? जवाब में लड़की ने सर उठाकर मेरी जानिब देखा और मुझे तमाम दुनिया घूमती हुई महसूस होने लगी। उसकी काली स्याह काजल से भरी आंखें ज़ारों की तार रोने की वजह से कुछ मजीद काली महसूस हो रही थी। उसका खूबसूरत चेहरा आंसुओं से भीगा कुछ और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। लेकिन मेरी हैरानगी की वजह उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि वजह यह थी कि यह लड़की वही तस्वीर वाली लड़की थी जिसकी तस्वीर आज भी मेरे फ्लैट में मौजूद थी। लड़की ने जैसे ही मुझे देखा, उसके चेहरे से गमगीन तासुरात अचानक ही उड़न छू हो गए और उसने मुस्कुराकर मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है, क्या आप मुझे अपनाएंगे? और मैं सिटपिटा और आंखें फाड़ कर उसे देखने लगा। आप शायद उस तस्वीर की वजह से हैरानगी महसूस कर रहे होंगे। वो तस्वीर मैंने ही आपके फ्लैट में आपकी मेज़ पर रखी थी। मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ, प्लीज़ मुझे मायूस मत कीजिएगा, उसने इल्तिजाई अंदाज में मेरी जानिब देखते हुए कहा। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं तबीयतन बहुत अयाश वाक़या हुआ हूँ। उस वक्त उस अयाशी ने रंग दिखाया और मैंने उसे अपनाने की हामी भर ली। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं जल्द अज जल्द उससे शादी कर लूँगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलेगी। वो फ़ौरन मेरे साथ मेरे फ्लैट पर जाने पर तैयार हो गई। जब हम दोनों उस उजड़े हुए बाग से बाहर निकल रहे थे तो बच्चे दोबारा ऊंची आवाज़ में शोर मचा रहे थे। थोड़ी देर बाद हम दोनों मोटरसाइकिल पर बैठे फ्लैट के जान भी रवां दवां थे। मैं उससे मुखातिब था, तुम्हारा नाम क्या है? हूर बानो, उसने कुछ देर सोचते रहने के बाद जवाब दिया। तो हूर बानो, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे माँ बाप भाई बहन कहाँ हैं? मैंने दोबारा पूछा। मैं लुधियाना में पैदा हुई थी। माँ बाप की वफात के बाद रिश्तेदारों ने तमाम जायदाद पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि मुझे ख़त्म करवाने के लिए मेरे पीछे कुंडे लगा दिए और मुझे यहाँ जान बचाकर आना पड़ा। इस शहर में मुझे सहारे की ज़रूरत थी और वह ज़रूरत आपकी सूरत में पूरी हो गई, हूर बानो ने जवाब दिया। उसकी दर्दनाक कहानी सुनने के बाद मैंने गमगीन सूरत बनाकर उसे दिलासा दिया कि वो फिक्र न करे, मैं उसके साथ हूँ और जल्द उससे शादी कर लूँगा। फ्लैट पर पहुंचकर मैंने मोटरसाइकिल फ्लैट के नीचे मौजूद गैरेज में खड़ा किया और उसे अपने साथ लिए ऊपर फ्लैट की जानिब चल दिया। रात के 8 बज रहे थे। फ्लैट अंधेरे में डूबा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर मैंने लाइट ऑन की और उसे सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए अंदर किचन की जानिब चल दिया। पेप्सी की आधी बोतल खाली करके मैंने उसमें ब्रांडी मिक्स कर दी और बोतल लेकर वापस ड्राइंग रूम की जानिब चल दिया। लो तुम ये बोतल पियो, मैं ज़रा कपड़े बदल लूँ, मैंने कहा और ड्राइंग रूम से मुंसलिक अपने बेडरूम की जानिब चल दिया। बेडरूम में बैक वक्त बेडरूम, डार्क रूम और ड्रेसिंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करता था। जल्दी जल्दी कपड़े बदल कर जब मैं दोबारा ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि हूर बानो बेसुध कालीन पर गिरी पड़ी थी। हाय, तुम्हारे इस हुस्न से फैज़याब होने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है, मैंने ठंडी सांस भरते हुए हूर बानो के पास सोफे पर बैठते हुए कहा और हाथ आगे बढ़ाकर हूर बानो के दूध की मानिंद सफ़ेद हाथों को थाम लिया। लेकिन अचानक ही हूर बानो ने आंखें खोल दी। उसका चेहरा उस वक्त पत्थर की मानिंद सपाट और संजीदा मालूम हो रहा था। अगर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती तो इस वक्त तुम्हारा वो हाल करती कि दुनिया देखकर कांप जाती। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि इस तुम्हारी हरकत के बावजूद तुम्हें एक अदद पेशकश करूँगी, उसने सपाट लहजे में मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा। कौन सी पेशकश? मैंने भी सपाट लहजे में पूछा। मुझे मालूम है कि तुम इन दिनों कर्ज के बोझ तले दबे पड़े हो, मुझे अपनी वफाएं दे दो, मैं तुम्हें दौलत से माला माल कर दूंगी। अब तक तुम समझ चुके होगे कि मैं गैर मामूली क़ुव्वतों की मालिक हूँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, हूर बानो ने कहा। यानी मुझसे तुम्हें शादी करनी होगी? ये तो सारी जिंदगी का मामला है, मैंने सोच कर जवाब दूंगा, मैंने कहा। ठीक है, तुम्हारे पास कल सुबह तक का वक्त है, मुझे आज की रात तुम्हारे फ्लैट में गुजारनी होगी, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा? हूर बानो ने पूछा। तुम बेडरूम में तमाम रात गुजार सकती हो, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा,
میں نے جواب دیا اور حور بانو نے مسکراتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا اور بیڈ روم کی جانب چل دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا۔ کسی لڑکی کے ساتھ تمام زندگی بند کر گزارنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ حور بانو بے حد خوبصورت تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ میں ایک بھنورا صفت انسان تھا۔ کسی ایک پھول پر بیٹھے رہنا میرے اختیار سے باہر تھا۔ میں آج یہاں کل وہاں، پرسوں کا پتہ نہیں والی صفت رکھتا تھا۔ لیکن ایک حقیقت اور بھی تھی، قرضوں کے بوجھ نے میری کمر توڑ رکھی تھی۔ ایسے وقت میں حور بانو میرے بے حد کام آ سکتی تھی۔ وہ غیر معمولی قوتوں کی مالک تھی، مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا سکتی تھی۔ مجھے اسے شادی کر لینی چاہیے۔ جب دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے کر فرار ہو جاؤں گا، میں نے سوچا، اور مطمئن انداز میں آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو کچن سے مزیدار ناشتے کی خوشبوئیں اٹھ رہی تھیں۔ غسل خانے سے فراغت کے بعد جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سامنے میز پر ناشتہ منتظر تھا، جبکہ حور بانو اس وقت کسی حور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ ناشتے کی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ناشتہ بے حد لذیذ ہوگا، میں نے کہا اور صوفے پر بیٹھ کر ناشتے پر ٹوٹ پڑا، جبکہ حور بانو مسکراتے ہوئے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے ناشتہ کر چکی تھی۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا سوچا ہے آخر تم نے میری پیشکش کے بارے میں؟ جبکہ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، سوچنا کیا ہے، میں نے تو رات کو ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو صرف تم سے، اور اتنا لذیذ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اس فیصلے پر مہر ثبت کر کے پین کی نب توڑ ڈالی ہے۔ اب ہمیں شادی کرنے سے خدا کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ ہم ابھی اسی وقت کورٹ میں جا کر شادی کر لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ حور بانو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شام تک ہم رشتہ ازدواج میں بندھ چکے تھے۔ رات کا کھانا ہم نے باہر کھانے کا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کی بدولت ہم دونوں اس وقت مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں موجود تھے، اور وہ مجھے سمجھا رہی تھی، آپ قرضوں کی وجہ سے ان فضول خرچیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے، قناعت پسندی سے زندگی گزارنی چاہیے، تمہارے ہوتے ہوئے ان فضول خرچیوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری زندگی بدل دو گی اور تمہیں اپنے وعدے پر قائم رہنا چاہیے۔ میں نے اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے جواب دیا، بے فکر رہیں، میں اپنے وعدے پر اب بھی قائم ہوں، آپ کی دنیا پلٹ کر رکھ دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے کچھ سوالوں کے جواب سنجیدگی اور سچائی سے دینے ہوں گے۔ حور بانو نے کہا، میں جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، تم بلا جھجک سوال پوچھ سکتی ہو، میں نے جواب دیا۔ ہر انسان میں خدا کی طرف سے عطا کردہ کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور ہوتی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ اسے معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ عمر کے اس دور میں پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو بخوبی علم ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت موجود ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ کبھی یہ صلاحیت گاڈ گفٹڈ ثابت ہوتی ہے۔ مجھے سوچ کر بتائیے، آپ کیا کام آسانی اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں؟ حور بانو نے پوچھا۔ میں سمجھتا ہوں فوٹوگرافی اور سٹوریز لکھنا دونوں ایسی صلاحیتیں ہیں جو مجھے خدا کی طرف سے عطا کردہ ہیں، اور جن کی تکمیل میرے لیے بالکل مشکل ثابت نہیں ہو سکتی، میں نے جواب دیا۔ ان 2 صلاحیتوں میں سے بھی آپ کو ایک کا تعین کرنا ہوگا، حور بانو نے جواب دیا۔ تو پھر فوٹوگرافی بہتر رہے گی، میں نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد جواب دیا۔ تو پھر آپ ایسا کیجئے، چھوٹے پیمانے پر فوٹوگرافی کی نمائش کا بندوبست کیجئے، اس نمائش کو 4 چاند لگانا میری ذمہ داری ہے، حور بانو نے کہا، اور میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ لیکن اس رات کے بعد حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ نمائش تو کیا، مجھے فوٹوگرافی کا بھی موقع نہ مل سکا۔ ہوا یوں کہ مجھے کافی عرصے سے گردوں کی شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ حور بانو کے اصرار پر جب میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے ہیں، اور یہ سب بے تحاشا شراب نوشی کی بدولت ہوا ہے۔ اب میرے پاس اتنی رقم بھی موجود نہیں تھی کہ میں آپریشن کا متحمل ہو سکتا۔ اس رات پریشانی کی وجہ سے میں نے حور بانو سے بھی تلخ کلامی کی۔ وہ مجھے دلاسا دے رہی تھی کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس کی اس بات سے میرا غصہ 7ویں آسمان تک جا پہنچا۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، اس سب کیے دھرے کی ذمہ دار تم ہی ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ تمہارے سب وعدے جھوٹے تھے، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم نے جھوٹ سے کام لیا تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ حیرت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جیسے میری زندگی میں اچانک آئی تھی ویسے ہی اچانک واپس جا چکی تھی، جبکہ میں ایک دفعہ پھر فلیٹ میں اکیلا رہ چکا تھا۔ مجھے نہیں معلوم وہ سب کچھ نہ جانے کیسے ہو گیا۔ آپریشن کی رقم کا بندوبست بھی ہو گیا اور گردے کا بندوبست بھی ہو گیا۔ اس تمام عرصے میں حور بانو کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ میں اسے بے وفا جان کر بھلا چکا تھا۔ آپریشن کے بعد جب میں صحت یاب ہو کر فلیٹ واپس آیا تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ سب کیا دھرا دراصل حور بانو کا ہی تھا۔
मेरा मोटरसाइकिल बेचकर उसने ऑपरेशन की रकम का बंदोबस्त किया था और अपना एक गुर्दा देकर मेरी जिंदगी को दोबारा खुशगवार बना दिया था। वो वाकई चाहे जाने के लायक थी। वो इंसान नहीं बल्कि हूर थी। मैंने उसी वक्त दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, उसे अनजाने में भी दुख नहीं दूंगा। लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था, और जैसा कि आगे चलकर हुआ भी। इंसान सोचता बहुत कुछ है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान पर कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं जब इंसान कमज़ोर पड़ जाता है और सच्चाई का दामन थामे बगैर बुराई का रास्ता इख्तियार कर लेता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहरहाल ये तो बात की कहानी है। उस वक्त तो मैं फ्लैट पर हूर बानो के पहलू में बैठा जज्बाती अंदाज में उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। वो मेरे जज्बातीपन की वजह से काफ़ी हद तक बदहवास दिखाई दे रही थी। वो कह रही थी, एक मशरकी बीवी ऐसा सब कुछ अपने शौहर के लिए कर सकती है। मैंने भी वही कुछ किया और आगे भी बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं हूर बानो? मैंने हूर बानो की जानिब देखते हुए पूछा। जी ज़रूर पूछिए, हूर बानो ने जवाब दिया। तुम कौन हो और मुझ में तुम्हें ऐसी क्या बात नजर आई कि तुम मुझ में दिलचस्पी लेने लगी, हत्ता कि मुझ जैसे आवारा बदमाश शख्स से शादी करने के लिए भी तैयार हो गई? मैंने पूछा तो बोली, ये दिलों के भेद हैं। मैं आपसे आज से नहीं बल्कि कई सालों पहले से मोहब्बत कर रही हूँ, और जबकि मोहब्बत में इंसान आग में कूदने के लिए भी तैयार हो जाता है। जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक है कि मैं कौन हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि ये दुनिया बेशुमार पुरस्रार मखलूक़ात से भरी पड़ी है। आप मुझे भी ऐसी ही कोई पुरस्रार मखलूक समझ सकते हैं। इतना यकीन ज़रूर दिला दूंगी कि मेरे वजूद की बदौलत आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि खुदा ने चाहा तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। बस इससे ज़्यादा मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बता सकती, हूर बानो ने जवाब दिया, जबकि मैंने भी ज़्यादा कुरेदना मुनासिब नहीं जाना और खामोश हो गया। अगले दिन मैंने मुख्तलिफ सरकारी इदारों के दफातर के चक्कर काटते गुजार दिए। शाम को जब मैं फ्लैट में दाखिल हुआ तो काफ़ी हद तक अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर चुका था। हूर बानो ने इन एक दो दिनों में फ्लैट का हुलिया बदल कर रख दिया था। अब फ्लैट को देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे सलीका शौहर बीवी का साया फ्लैट पर पड़ चुका हो। अब तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका था कि सलीका शौहर और मोहब्बत करने वाली बीवी वाकई जन्नत की किसी नेमत से कम मालूम नहीं होती। मैं जब पहले शाम को थकारा फ्लैट में दाखिल होता था तो अक्सर इतना थक चुका होता था कि रात का खाना खाए बगैर ही सो जाता था। लेकिन आज जब मैं फ्लैट में दाखिल हुआ तो साफ़ सुथरे फ्लैट में हूर बानो लजीज खानों के मेज़ सजाए मेरे इंतज़ार में बैठी थी। मेरी भूख इंतहा की आखिरी हदों को छू रही थी। मुंह हाथ धोने के बाद मैं खाने पर टूट पड़ा। खाने से फारिग होने के बाद दिन भर की थकन उतारने के लिए मैंने बेडरूम का रुख किया। वो मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आ गई और मेरे पास बैठकर मेरे पाँव दबाने लगी। लगता है आज बहुत थक गए हैं, उसने पूछा। हाँ वाकई मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन मुझे अपने मकसद में खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हो चुकी है। मैंने तुम्हारे कहने पर नुमाइश का बंदोबस्त कर लिया है। फोटोग्राफर होने की वजह से मुझे कोई ख़ास दिक्कत पेश नहीं आई। बहुत से इदारों में मेरी अच्छी जान पहचान ने रंग दिखाया और वो लोग अगले महीने नुमाइश करने के लिए आमादा हो चुके हैं। अब तुम बताओ कि आगे मैंने क्या करना है? मैंने पूछा। आगे आपने सिर्फ इतना करना है कि ये कैमरा अपने सिरहाने रखकर सोना है। उसने मेरा कीमती कैमरा मेरे सिरहाने के करीब रखते हुए कहा और अपने नरमो नाजुक हाथों से मेरा सर दबाने लगी। मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसके हाथों में न जाने ऐसी क्या बात थी कि जैसे मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरा वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हो और मैं हवाओं में उड़ने लग गया हूँ। सरूर अंगेज नशे की वजह से मेरी आंखें बंद होने लगीं। कुछ देर के बाद मैं एक खूबसूरत सरसब्ज वादी में पहुंच चुका था, जिसका तस्वुर सिर्फ ख्वाबों की दुनिया में ही किया जा सकता है। हकीकत की दुनिया उसके सामने कम तर महसूस होती थी। मैं अपना कीमती कैमरा उठाए तस्वीरें खींचने लगा। 1 रील, 2 रील, 3 रील। मैं पागल हो चुका था। उस खूबसूरत सी दुनिया को अपने कैमरे की मुख्तसर सी दुनिया में कैद कर लेना चाहता था। लातादाद फूलों की इकसाम एक कतार में जलवा अफरोज थीं। हर जानिब खुशनुमा परिंदे मुझे दीवाना किए जा रहे थे, पागलों की तरह इधर उधर भागते दौड़ते। अचानक ही मुझे हूर बानो की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो। अचानक ही मेरी आंख खुल गई। हूर बानो मुझ पर झुकी हुई मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। ओ हूर बानो, ये तुमने क्या गजब कर दिया। मैं इतनी खूबसूरत वादी में भंवरे की तरह उड़ रहा था। तुमने उस हकीकत की दुनिया में लाकर मुझ पर वाकई बड़ा जुल्म किया। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा, मैंने सर पकड़ते हुए कहा। ये 3 रीलें कैमरे के साथ पड़ी हैं, शायद आपने डेवलपिंग के लिए रख छोड़ी हैं। मुझे हूर बानो की आवाज़ सुनाई दी। मैंने हड़बड़ाकर सिराने के करीब पड़े हुए कैमरे और 3 अदद रीलों की जानिब देखा। अचानक मुझे हूर बानो को रात के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। आगे आपने सिर्फ इतना करना है कि ये कैमरा सिरहाने रखकर सोना है। हूर बानो, तुम ग्रेट हो,
तुमने वाकई मेरी दुनिया बदल कर रख दी है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने उसे बाहों में भरते हुए जज्बाती लहजे में कहा। क्या हुआ आपको और मैंने क्या किया? उसने हैरानगी से पूछा। 1 मिनट में ज़रा ये रीलें डेवलप करके आऊँ, फिर तुमसे बात करता हूँ, मैंने कहा और रीलें उठाकर बेडरूम के साथ बने डार्क रूम की जानिब चल दिया। तस्वीरें क्या है, जादू है जादू, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अगर इन तस्वीरों की नुमाइश का बंदोबस्त हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अजीम फोटोग्राफर बन जाऊंगा, मैंने खुशी से मगलूब होते हुए कहा। तस्वीरें मेरे सामने मेज़ पर बिखरी पड़ी थीं। वो खूबसूरत हसीन वादी मेरे मशाक हाथों की बदौलत जैसे तस्वीरों में समा चुकी थी। सच बताओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है ना? मैंने दोबारा हुरबानों से मुखातिब होते हुए कहा। आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिनने से। जो कुछ भी है, आगे सब कुछ आपके हाथ में है। आपने इन पर मजीद मेहनत करनी है। इन तस्वीरों की लार्ज डेवलपिंग करनी है, फ्रेम करवाना है। मेरे ख्याल में 1 महीना इन कामों के लिए बहुत कम है। आप आज ही से काम का आगाज़ कर दें, हूर बानो ने कहा और मैंने फरमाबरदार बच्चे की मानंद सर हिला दिया। वो पूरा महीना मैंने अनथक मेहनत करके गुजारा और अनथक मेहनत का फल 1 महीने के बाद मुझे कामयाब नुमाइश की सूरत में मिल गया।